चलिए देखिए स्टार्ट करें बाबू। देखिए तो बाबू लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक किए थे उसके आगे आज करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। कॉपी में हेडिंग दे दिए हो, कॉपी में हेडिंग दे दो भाई, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। प्लीज थोड़ा आज हल्ला मत करिएगा क्योंकि आज माइक नहीं है ना तो नॉइज बाहर का आ जाता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड बाबू आइए। देखिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड और पेबैक पीरियड मेथड दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम तरीका से बनेगा। बस खाली क्या होगा पता है, यहाँ पर हम लोग पेबैक पीरियड उस दिन जैसे हम लोग वैल्यू निकाले थे उसका हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब क्या बोली, तो वो जो निकाले थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला में, उसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे बाबू? प्रेजेंट। तो लिखिए कॉपी में लिखिए, दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड। हम सब मेथड करा के दिखा रहे आपको। दिस इज द मेथड ऑफ, this is the method of calculating the payback period. This is the method of calculating the payback period with, इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा ठीक बात मतलब इधर तक बात नहीं हो रहा है। This is the method of calculating the payback period with discounted value, with discounted वैल्यू लिखिए, विद डिस्काउंटेड वैल्यू। बहुत बात नहीं करिए आज, बात नहीं करिए प्लीज, कोऑपरेट करिए, मेरा माइक नहीं है ना इसलिए। डिस्काउंटेड वैल्यू मैसेज करती है उसको, डिस्काउंटेड वैल्यू पक्का ना। चलिए तो डायरेक्ट आपको बना के दिखाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, आप एक बार में समझ जाएंगे। तो डेमो सम्स दिखाएंगे, आप समझ जाओगे पेबैक पीरियड मेथड में और नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस है। ये चैप्टर अच्छे से करेगा, 20 मार्क्स तो यही कवर कर लेगा हम लोग का एग्जाम में। आ जाओ भाई, उस दिन वाला रिवीजन किए थे ना आप लोग घर में आके। वैसे देखो जैसे चैप्टर के बाद साथ आपको हम टॉपिक सुनाते आ रहे, उसके बेसिस पे भी आप सम्स बना लीजिएगा। ऐसा नहीं सम्स ही बना पाइएगा, बट स्टिल आपको हम सम्स और भी कराएंगे। अभी तो सिर्फ मेथड का मतलब समझा रहे, क्योंकि मेथड समझ गया तो सम्स बन गया, और कुछ है नहीं इसमें। अच्छा एक तो क्वेश्चन लिखिए, नहीं होगा बाबू, पूरा क्लास सेटल हो गया, क्लास लेट जाएगा बाबू, दिक्कत आएगा बात समझिए। चलिए देखिए बंद कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कोचिंग का बुक में देखिए, कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बाबू 73। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 6, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। आप सोचते होंगे कि सर आप थोड़ा मेथड बता देते तो अच्छा रहता। देखिए डिस्काउंटेड पेबैक और पेबैक में कोई फर्क ही नहीं है, बस खाली वहां पर नॉर्मल वैल्यू देख, जैसे वहां पे सिर्फ कमाई को लेते थे, यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू वही लेंगे, वैसे ही लेंगे, बट आफ्टर एडजस्टिंग प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का एडजस्ट करने के बाद आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। परचेज प्राइस मशीन का 1,73,500। ओके, पेज नंबर बाबू 73, क्वेश्चन नंबर 6, कोचिंग वाला बुक, कोचिंग वाला बाबा। Purchase price 1,73,500. Useful life 3 years. Salvage value is nil and cost of capital 10%. Cash flow after tax दिया हुआ है, पढ़ाई थे ना उस दिन। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फर्स्ट ईयर के बाद 1 लाख, सेकेंड ईयर के बाद 1 लाख, थर्ड ईयर के बाद 80,000। नेट प्रेजेंट वैल्यू है फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826 और थर्ड ईयर का 0.751। कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्या बोलते हो पब्लिक, हाँ कि नहीं? सम्स कैसा लगा, इजी लगा कि हार्ड लगा? वेरी इजी, खाली आपको नहीं पता इसलिए हार्ड लग रहा है। ये सम्स आया हुआ सम्स है, इसी से आपको मेथड भी समझा देंगे। देखो कैसे बनाएंगे, उस दिन कैसे किए थे हम लोग, पहले क्वेश्चन को उतार लेते थे। रुको अभी कोई कुछ मत करना, धक्का मुक्की। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जतरा सही नहीं है, कहीं मार्कर काम नहीं कर रहा, कभी नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में क्या बाबू 6, तो देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वालिटी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बाबू, तो पहले क्या करेगा, स्टेप देखिए कैसे निकालेंगे। ईयर आप बताना डिफरेंस क्या है, 1 2 3, 3 साल का दिया हुआ है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो कितना कितना दिया हुआ बताइए। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 80,000।
उसका देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आगे। अच्छा उसके बाद देखिए उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है ना बाबू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए पीवी फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751 और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालिए कितना कितना होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दिया हुआ है ना, अच्छा कितना कितना दिया हुआ देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इंटू करिए कितना आएगा, इसको इससे इंटू करिए था ना प्रेजेंट वैल्यू आएगा, इंटू करिए इसको इससे 1 लाख को 0.909 से, 1 लाख को 0.826 से 82,600 और 60,080 ये है ना, कितना आ रहा बताइए तो आपको कैलकुलेशन ठीक है क्या, देखिए देखो कोई दिक्कत करके पहले देखिए कैलकुलेशन सही है यहाँ तक। अब क्या निकालते थे याद है, सीएफ निकालते थे, सीएफ कितना था बताइए, सीएफ देखिए सीएफ कितना था बाबू 90,900, इसमें इसको जोड़िए 1,73,000 और तीसरा वाला का बहुत बात मत करिए ना प्लीज, आज बात मत करिए। 2,33,500। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन वाला सम्स और आज वाला में व्हाट इज द डिफरेंस, ओनली यू हैव एडजस्टेड द प्रेजेंट वैल्यू, और कुछ डिफरेंस है बाबू जो भी क्लास के बताओ, प्रेजेंट उसमें और इसमें कुछ फर्क है बताइए, सिर्फ एक तो फर्क है, उस दिन प्रेजेंट वैल्यू नहीं था, आज प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू एडजस्ट करके बनाओगे सम्स को तो बन जाएगा डिस्काउंटेड पे बैक, और नॉर्मली बनाओगे तो नॉर्मल पे बैक। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगर पे बैक बोला तो नॉर्मल पे बैक, तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, हाँ सर अगर नहीं दिया रहा तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो अब देखो आपने इनिशियल आउटफ्लो कितना था बताओ, कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया था बोलो, इनिशियल आउटले कितना है 1 लाख 1,73,000, राइट आंसर क्या होगा देखिए 1,73,500 कितना साल में रिकवर होगा, 2 साल, तो आंसर क्या होगा बताइए, कॉपी करिए। नहीं बाकी इंफॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 2 इयर्स बन गया सम, कॉपी करिए। इसी सम से और एक तो केस ऐड करेंगे, दिख रहा ना बाबू, इसमें पॉज नहीं होता इसीलिए डाउन नहीं कर पाएंगे, कॉपी करिए, ज़्यादा ही अच्छा रहा देखिए, हाँ अपलोड हो गया वीडियो। हेलो 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 अर्षित बाबू बात मत करिए। सब रजिस्टर में नोटेड है बाबू, उसका चिंता मत करिए। हाँ हाँ आप पेमेंट का रजिस्टर करके लॉगिन करिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है बस। और उसके बाद ऑफिस का नंबर देंगे, उस पर नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए, वो गाइड कर देगा।
अब हो गया क्या? देखिए फिर यहाँ पे भी हम दो सिनेरियो बनाते हैं। एक की देखिए 1,73,500 इन्वेस्ट किए थे, अब वो मेरा 2 साल में रिकवर हो गया, आंसर हो गया 2 साल। बट अगर इन केस मान लीजिए ऐसा होता, सपोज इसी सम्स में आपको हम वो भी सिखा देते हैं जिससे आपको बाद में कंफ्यूज हो, जैसे उस दिन किए थे 2 केस में किए थे ना यूनिफॉर्म, यस बैलेंसिंग वाला करके। तो क्वेश्चन में मान लीजिए सपोज अगर ऐसा होता कि आपको फ्रैक्शन में सपोज 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करता मान लीजिए, तो कैसे बनाता? तो ये वाला पार्ट हो गया ना आपका सॉल्व, उसके नीचे में लिख लीजिए, लिखिए हम बताते हैं। इफ 2 लाख वॉज इन्वेस्टेड, अगर मशीन का वैल्यू में 2 लाख इन्वेस्ट करते, इफ कितना लाख इन्वेस्ट करते बताइए? ठीक है तो अच्छा बस अगर 2 लाख इन्वेस्ट करते तो आंसर क्या होता बताइए? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, 1,73,500 था तो आप 2 साल बोल दिए। बट अगर यही क्वेश्चन में सपोज इन दिस सेम क्वेश्चन अगर मान लिया 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आप फंस जाते एग्जाम में आकर, तो आप क्या करिएगा? उस केस में आप कुछ मत करिएगा। उस केस में आपको हम क्या पढ़ाए थे कि 2 लाख कब रिकवर होगा? 2 साल के बाद, 3 साल से पहले, मतलब 2 और 3 के बीच में 2 साल तो होगा ना। अगर इनिशियल आउटले 2 लाख होता मान लीजिए, 2 साल तो होगा, प्लस आपको हम फ्रैक्शन निकालना उस दिन सिखाए थे, किसी को याद है बताइए? बैलेंस कितना और रिकवर करना है? 1,73,500 तो 2 साल में रिकवर हो गया, और 1 लाख देखो 2 लाख में से 1,73,500 माइनस करिए, 26,500, ये क्या हो गया? बैलेंस लेफ्ट। याद आ रहा? उस दिन 2,05,000 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 लाख रुपया निकले थे, डिवाइडेड बाय 4th ईयर का आउटफ्लो बताइए, 3rd ईयर का आउटफ्लो बताइए। वेरी गुड, 60,080। समझे कि नहीं समझे? बोलिए फिर से, बोलिए एक बार। ये अमाउंट कहाँ से आया बोलिए? हमको 2 लाख रुपया रिकवर करना था, हम 1,73,500 तो हम 2 साल में रिकवर कर लिए, बाकी और कितना रिकवर करना है बोलो? 26,500। और 3rd ईयर का, इसके बाद वाला जो ईयर 3rd ईयर का कैश फ्लो कितना है? 60,080। कोई दिक्कत? आप देख, अगर आपको याद आ रहा होगा लास्ट डे भी ऐसे ही सीखे थे, आज भी वही कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक में फ़र्क यही है कि पेबैक में प्रेजेंट वैल्यू नहीं था, डिस्काउंटेड पेबैक में प्रेजेंट वैल्यू था। यस और नो गाइस? कॉपी करिए, डिस्काउंटेड पेबैक बन गया। आंसर बताइए। 2 इयर्स प्लस 2.44 ईयर्स लिख दीजिएगा बस। उतारिए, थोड़ा फास्ट उतारिए आप प्लीज़, सारा मेथड का रूल्स आपको आज बता दे रहे हैं। चलिए अब 3 मेथड समझ गए ना? 3 मेथड आपको रूल्स समझा दिए बेसिक। बार बार बोले देखिए, सम्स तो सम्स मेथड के साथ जो सम्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी आप सम्स बना लोगे, बट स्टिल आपको अभी बहुत सारा सम्स कराएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ सारा मेथड सीख रहे हैं, कौन सा मेथड क्या है। अगला हेडिंग दीजिए, सबका फॉर्मूला अभी सिखा रहा है आपको। अगला हेडिंग दीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। 10 मार्क्स में अक्सर यही मेथड से क्वेश्चन आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वेरी पॉपुलर मेथड। ग्रुप में बोल दिए एक बार। चलिए बाबू सुनिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है सुनिए। एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है बाबू? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो। प्रेजेंट का जो इनफ्लो है, अब उसमें से आउटफ्लो को माइनस करेंगे, सॉरी डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो से, इनफ्लो मतलब कितना पैसा आया, उसमें से कितना पैसा चला गया, तो जितना पैसा आया उसमें से
जितना पैसा चला गया उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे एनपीवी। एनपीवी माने की होय नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी के बारे में लिखिए पॉइंट नंबर 1, इट स्टैंड्स फॉर, वी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। एनपीवी इट स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद कैमरा में देखिए एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए 500 रुपया हम कमाए, 300 मेरा खर्चा हो गया, तो मेरा एनपीवी कितना हो गया 200। बेसिक मीनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वो एनपीवी। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई दिक्कत है बोलिए। अब देखिए क्वेश्चन में ना खाली फॉर्मूला सम्स बनाने नहीं देगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि बताइए वेदर दिस मेथड इज एक्सेप्टेड और नॉट, इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और नॉट। तो इसमें डिसीजन कैसे होता है देखिए, इफ एनपीवी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये 0 से ज़्यादा हुआ या फिर ग्रेटर हुआ, मतलब एनपी सिंपल भाषा समझिए ना, एनपीवी अगर पॉजिटिव आया तो प्रपोजल एक्सेप्ट करिएगा, नेगेटिव आया तो प्रपोजल क्या कर दिया रिजेक्ट, बात खत्म हो गई। देखिए एक्सेप्ट द प्रपोजल, आपको कमेंट देना रहेगा क्वेश्चन में, कमेंट देना रहेगा आपको, बात समझे ना। और इफ एनपीवी इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया नेगेटिव। देखिए रिजेक्ट द प्रपोजल। अब देखिए 0 आने का मतलब कंपनी में एक्सेप्ट और कंपनी में नॉट। जितना इनफ्लो हुआ उतना ही आउटफ्लो हुआ। 300 रुपये कमाए, 300 रुपये खर्चा हो गया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो उस केस में आप कमेंट कर सकते हैं कंपनी में एक्सेप्ट और में रिजेक्ट। बट सिंपल लैंग्वेज समझिए ना, पॉजिटिव हुआ तो एक्सेप्ट और नेगेटिव हुआ तो रिजेक्ट। उसको थोड़ा स्टाइलिश वे में लिख दिए हम, कॉपी करो। अच्छा अगर मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट है और दोनों का एनपीवी निकाले और दोनों में पॉजिटिव आंसर आया, तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, जो हायर होगा। जो क्या होगा बाबू, हायर। लिखिए इफ देयर आर, बात नहीं बाबू कितना बात कर रहे हो, इफ देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, with positive NPV, if there are 2 projects with positive NPV, then the project with higher NPV, should be selected. शुड बी सिलेक्टेड। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चुनिएगा जिसका एनपीवी क्या होगा वो ज्यादा। समझ गए सारा बात। अच्छा इनफ्लो में क्या क्या चीज लेंगे वो यहां पर आपको बता देते हैं, रूल याद रखिएगा, फॉर्मूला बता दे रहे पूरा। आपको 2 चीज था ना फॉर्मूला में, एक तो क्या था कैश इनफ्लो, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सी फैट मतलब क्या पढ़ाए थे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में आप क्या क्या चीज लीजिएगा, मतलब इनफ्लो जब निकालिएगा तो क्या क्या चीज लीजिएगा, कैश का इनफ्लो निकालने में क्या क्या चीज लीजिएगा, आउटफ्लो में क्या क्या चीज लीजिएगा, याद रखिएगा। लिखिए मेरे साथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड डेप्रिसिएशन। उस दिन पढ़ाए थे डेप्रिसिएशन ऐड क्यों होता है, ऐड डेप्रिसिएशन। उसके बाद ऐड स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद ऐड वर्किंग कैपिटल, अगर आपको कैश इनफ्लो निकालना होगा तो ये सब चीजें जोड़ दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में रहा तो। क्वेश्चन में रहेगा तो जोड़िएगा, नहीं रहेगा तो मत जोड़िएगा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें डेप्रिसिएशन जोड़िएगा, स्क्रैप वैल्यू जोड़िएगा, वर्किंग कैपिटल जोड़िएगा। अगर क्वेश्चन में रहा तो, नहीं रहा तो निकालना भी पड़ सकता है आपको, डिपेंडिंग ऑन अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से। सी फैट नहीं, सी रैट नहीं, सी फैट, सी इज फैट।
सी फैट निकालिएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और देखिए आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब तो एग्जाम इंटरनल्स का नोटिस कितना सारा कॉलेज में आ गया। आप लोग कॉलेज में नहीं आएगा, हीरो का एंट्री लास्ट में होता है ना, आप लोग कॉलेज लास्ट में आएगा। कुछ कुछ कॉलेज इंटरनल ऑनलाइन भी ले सकते हो, कॉलेज का चॉइस पे डिपेंड करता है, बट ऑनलाइन मतलब प्रफुल्ला डिजिटल आप लोग प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन ले रहा है। चले आगे बाबू, इधर आउटफ्लो निकालना होगा तो किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। आउटफ्लो मतलब क्या, कितना में प्रोजेक्ट खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जितना में एसेट खरीदे थे वो लिखिएगा, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट को जोड़ दीजिएगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा एसेट के साथ जोड़ दीजिएगा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। और अगर वर्किंग कैपिटल में कुछ इन्वेस्ट किए तो उसको भी जोड़ दीजिएगा। देखिए दोनों का आप सोचते होंगे वो दोनों का वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क है, पहले देखिए वर्किंग कैपिटल टू बी रियलाइज्ड, एसेट खत्म का लाइफ खत्म होने के बाद अगर वर्किंग कैपिटल कुछ रियलाइज होगा तो लिखिएगा। ये दोनों अलग चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया और कितना रियलाइज होगा फ्यूचर में, फ्यूचर में कुछ पैसा वैसा मिल गया तो यस। देखिए हाँ दोनों ने अंतर देखिए, इसमें एक्सचेंज कर दी, वर्किंग कैपिटल टू बी रियलाइज, क्योंकि हम दोनों जगह वर्किंग कैपिटल लिखे तुमको लगा कि आपको कंफ्यूजन होगा बाद में। ये वाला है वर्किंग कैपिटल टू बी रियलाइज, अगर कुछ कमाई होगा तो। अब वो है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब जो खर्चा होगा वो। क्वेश्चन मतलब ये सब एक्सट्रीम पॉइंट लिखवा दिए, जरूरी नहीं ये सब फॉर्मूला काम आए, कोई कोई सम तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, मतलब ये सब आ सकता है, ये सब जरूरत पड़ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यही सब चीज ध्यान रखना है कैपिटल बजटिंग में, कौन सा लाइन जोड़ना है, कौन सा लाइन माइनस करना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आइए, तो ये था आउटफ्लो का, इनफ्लो और क्या बाबू आउटफ्लो। तो एनपीवी का फॉर्मूला तो इजी है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को बाद में डील करेंगे, पहले शॉर्ट लैंग्वेज समझिए, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। बट इनफ्लो में बहुत सारी चीज जोड़ेंगे, आउटफ्लो में भी बहुत सारी चीज जोड़ेंगे, बात खत्म हो गई। तो इनफ्लो माइनस क्या बाबू आउटफ्लो, यू विल गेट एनपीवी, एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एनपीवी इज नेगेटिव प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0 यू मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और यू मे रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, जैसे हमने उस दिन आपको पढ़ाया था कि आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मे वाला शब्द आ जाएगा, फिर मे वाला सजेशन आ जाएगा। हो गया ये वाला फॉर्मूला समझ गए। अब आते हैं अगला फॉर्मूला, लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगला मेथड हेडिंग दीजिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब डायरेक्ट ये सबका सम्स बनेगा, समझे ना आप, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि 6 में से कोई 2 मेथड देगा, 1 मेथड नहीं। उन लोग क्या करते हैं बोलिए तो, उन लोग आपका ना कोई भी रैंडमली दे देते सम्स, रैंडमली समझ रहे, कुछ भी एक तो दे दिया और उसने बोला कि आपको दोनों मेथड से बनाना है, एनपीवी से भी बनाना है, पीआई से भी बनाना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से भी बनाना है। अब एनपीवी में और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कितना क्लोज रिलेशन है ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से, बात समझे ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी में क्या रिलेशन है, पूरा रिलेशन है भाई, पूरा 90% टाइम में जो सम्स आता है ना उसमें दोनों दिया रहता है। एनपी कैलकुलेट मतलब कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर इतना क्लोज रिलेशन, हाँ जस्ट लाइक प्रेमी प्रेमिका, इतना क्लोज रिलेशन इन लोगों के बीच में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पूरा एनपीवी का फॉर्मूला क्या था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। यहाँ पे वहाँ पे माइनस किया था ना आपने, वहाँ पे नहीं प्लस नहीं करेंगे, उतना भी इजी नहीं है, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए बस। वहाँ पे प्लस किया माइनस किया था, यहाँ पे क्या कर दोगे डिवाइड। डिवाइड कैसे बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कॉपी करिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
जल्दी जाओ, हो गया बाबू। अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हो, सुनिए बाबू, अगर एक सम्स में आपको बोलता है कैलकुलेट द मतलब कमेंट ऑन द सम्स, या आपको बोले कमेंट करिए प्रोजेक्ट के ऊपर यूजिंग एनपीवी एंड पीआई मेथड, तो एनपीवी और पीआई बोलने से डरने का कोई बात है क्या? एक तो चार्ट बनाएंगे, मतलब सम्स बना के आपको दिखाएंगे प्रॉपर, क्योंकि बड़ा सम्स है तो उनको सम्स अभी लिखवा नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट बड़ा सम्स बनाएंगे अगला दिन। तो एनपीवी सम्स करेंगे, एनपीवी नॉर्मली 10 मार्क्स में ही आता है एनपीवी और पीआई। तो एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, उससे पहले इनफ्लो निकाल लेंगे, फिर आउटफ्लो निकाल लेंगे। अब अगर एनपीवी निकालना है तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, अब पीआई निकालना है तो इनफ्लो बाय आउटफ्लो। अब इसमें कमेंट कैसे होगा ब्रो? लिखिए, कमेंट लिखिए, लिखिए इफ, क्या लिखिएगा? इफ, देखिए इफ पी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 तो प्रोजेक्ट को क्या कर, प्रपोजल को क्या करिएगा? एक्सेप्ट। आप किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट तब करिएगा जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 1। ये सब कमेंट को पढ़िएगा, अगर मैंने तो सम्स नहीं बना पाइएगा, खाली सम्स बनाने नहीं देता एग्जाम, आप कभी क्वेश्चन खोल के देखना रैंडमली। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1, रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट मार दीजिए, डायरेक्ट रिजेक्ट मार दीजिए। प्रपोजल आया, रिजेक्ट मार दो, बोले नहीं बाबू नॉट इंटरेस्टेड। यहां भी सेम केस, अगर दो प्रोजेक्ट है, दोनों का हम लोग पीआई निकाले और दोनों में 1 से ज्यादा वैल्यू आया, तो आप कौन सा लोगे? लिखिए इफ, क्या लिखिएगा? इफ देयर आर if there are two projects with पॉजिटिव बोलना गलत होगा इसमें। if there are two projects with the profitability index, there are two projects with profitability index higher than 1, there are two projects with profitability index higher than 1, then the project with higher प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शुड बी सिलेक्टेड। आज सारा मेथड आपको आज ही बता दे रहे, डायरेक्ट अगला दिन से आएंगे मार्च सम्स पे सम्स, रैंडमली कोई भी मेथड से सम्स बना लेंगे, समझे ना? ये सबको पढ़ के आइएगा अच्छे से। चले आगे, आपको हम टोटल कितना शुड बी एक्सेप्टेड और कितना मेथड हुआ बताइए, और क्या दो मेथड बाकी बताइए, उसका नाम क्या है? IRR, कॉपी मेडिक दीजिए। IRR ये सब एनपीवी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। IRR पीआई और एनपीवी लगभग एक जैसा ही है। IRR फुल फॉर्म होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओह शिट, देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए बाबू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक आपको इसमें देखो नाम से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको रेट निकालना है। इसमें आपको एक ऐसा रेट निकालना है, मतलब क्वेश्चन में क्या करेगा बोलिए तो एक तो रेट दिया रहेगा, तो आपको 2-3 तो रैंडमली हिट एंड ट्राई मार करके, हिट एंड ट्राई मेथड मार करके ऐसा रेट निकालना है, ऐसा रेट निकालना है, ऐसा रेट निकालना है जिसपे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो। जिसपे इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो बाबू? सेम। मतलब एनपीवी क्या हो गया? 0। फिर से बोल रहे, एक ऐसा रेट निकालना है, एक ऐसा रेट निकालना है, एक ऐसा रेट निकालना है जिसपे इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो? सेम। और इनफ्लो आउटफ्लो सेम होने का मतलब एनपीवी क्या हो? 0। बोलो हाँ कि नहीं? फिर से IRR refers to the rate of return or it is the kind of rate where the inflow and outflow is same. That simply means the NPV will be 0. मतलब एक ऐसा रेट निकालना है, एक ऐसा रेट निकालना है जिसपे इनफ्लो आउटफ्लो सेम हो। और इनफ्लो आउटफ्लो सेम होने का मतलब क्या हो गया? NPV 0। बोलो हाँ कि नहीं? तो इसमें इसका रूल, इसका कोई फॉर्मूला है, इसको आपको बना के देखना होगा। अलग अलग रेट पे रैंडमली आपको निकालना है, निकाल के इनफ्लो आउटफ्लो माइनस करके देखना है।
जिस पे इनफ्लो आउटफ्लो सेम आ गया या एनपीवी जीरो आ गया, मतलब वो रेट क्या है बाबू, IRR। इसमें इंटरपोलेशन टेक्निक से हम लोग सॉल्व करेंगे, जब करेंगे तो कभी कभी इंटरपोलेशन टेक्निक भी यूज होगा, तो जब आएगा तो बताएंगे आपको, अभी खाली थ्योरी लिखिए। इट इज द डिस्काउंट रेट, इट इज द डिस्काउंट रेट वेयर, ये वो रेट है वेयर एनपीवी इक्वल टू जीरो, एनपीवी इक्वल टू जीरो। ये वो रेट है ना, ये वो रेट है ना जिस पे एनपीवी क्या बाबू, जीरो, एनपीवी जीरो। दैट सिंपली मीन्स, दैट सिंपली मीन्स इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, इक्वल टू लिखना नहीं है, साइन देना है, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो सिर्फ इसको बनाएंगे ऐसे, वो डायरेक्ट बना के आपको दिखा देंगे, आप समझ जाओगे, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इसका, बात समझ रहे ना। हमको एक ऐसा रेट निकालना है जिसपे मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या बाबू से। और भाई ये सारा मेथड समझ गए, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग का 3 मेथड बहुत टेक्निकल था। स्टार्टिंग ARR बहुत टेक्निकल था, पेबैक पीरियड बहुत टेक्निकल था, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में कुछ नहीं था, एनपीवी में भी कुछ ऐसा नहीं है। 1-2 सम्स बनाएंगे आपको पूरा याद हो जाएगा फॉर्मूला। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे एनपीवी, इनफ्लो बाय आउटफ्लो करेंगे तो PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और IRR वाला सिखाना होगा। तो ये जो लास्ट का 3 मेथड है वो 10 मार्क्स में ज़्यादा आता है, और स्टार्टिंग का जो 3 मेथड था वो 5 मार्क्स में आता है। हम आपको सारा मेथड का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब डायरेक्ट क्या बनाएंगे बाबू, सम्स। कॉपी में हेडिंग कीजिए कैपिटल रेशनिंग, एक नया टॉपिक है, जस्ट कॉन्सेप्ट है, इसका भी सम्स आया हुआ है यूनिवर्सिटी में। कैपिटल रेशनिंग का बस मीनिंग समझाएंगे, सम्स तो अगला दिन ही करेंगे। कैपिटल रेशनिंग घर में आके ना सारा मेथड पढ़ गए, अगला दिन कोई भी मेथड से सम्स बना लेंगे, रट मत लीजिएगा, पढ़ गए। कैपिटल रेशनिंग, RATIONING, RATIONING, रेशनिंग, RATIONING, रेशनिंग। देखिए क्या है ना, जिसको आप लोग राशन बोलते हो ना, राशन वही है ये राशन, इसको लोग राशन बोलते हैं, राशन बोलते कोई इंग्लिश ही नहीं है, दैट इज रैशन। क्या बाबू, रैशन। बट यू नेवर से लाइक दिस रैशन, और इससे राशन लाने जा रहे हैं। अगर आप राशन का दुकान में बोलिएगा रैशन लाने जा रहे हैं, तो आदमी एक ऑकवर्ड मोमेंट में आपको देखेगा, दैट इज रैशनिंग। रैशनिंग का मतलब होता है क्या, सुन लीजिए, सिर्फ मीनिंग बताना है, इसका भी समझाओ। रैशनिंग का मतलब होता है लिमिटेशन, पुटिंग लिमिट। यू डोंट हैव लिमिटलेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, तो आप क्या करोगे, मेरे पास 5 लाख रुपया मान लीजिए, अब हम सोचेंगे 5 लाख में हम कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, किस चीज़ अमाउंट में पैसा लगाएं। तो कंपनी कभी कभी कंपनी क्या करता है, लिमिट लगा देता है कि इतना इतना ही इन्वेस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतना ही पैसा खर्च करना है, चाहे जो भी हो जाए, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग। इसका यूज करके भी सम्स बनेगा, इस थ्योरी को यूज करके जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी खाली मीनिंग लिख लीजिए। इट मीन्स putting limitation on the investment, it means putting limitation on the investment by putting limitation on the investment by proper allocation, by proper allocation of fund, फंड को प्रॉपर्ली बांट करके उस पर लिमिट लगाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैपिटल रेशनिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे मंडे।